नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तूफान के पहले का माहौल कैसा होता है? बड़ी खामोशी होती है। कुछ कुछ कहीं कहीं से आपको तूफान के अंदेशे लगते हैं और कुल मिला जुलाकर मामला पूरा ऐसा होता है कि तूफान आने से पहले कहा जाता है खास तरह की खामोशी होती है। मिडिल ईस्ट में तूफान आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ईरान में जंग शुरू होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तूफान के पहले वहां खामोशी नहीं सुनाई दे रही, धमकियां सुनाई दे रही हैं और तमाम तरह की बातें सुनाई दे रही हैं। एफटी ने, जो फाइनेंशियल टाइम्स है, उसने एक रिपोर्ट छापी है और वो रिपोर्ट ईरान के 2 ऑफिसर्स की है। इस रिपोर्ट पर बात करूं उसके पहले आपको मुस्तफा खामनेई का एक बयान याद दिला दूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो यह केवल मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी, केवल गल्फ तक महदूद नहीं रहेगी, यह गल्फ के बॉर्डर्स के पार जाएगी। उस समय भी मैंने इसको डिस्कस किया था और डिस्कस करते हुए आपको बताया था कि उनका इशारा 2 मुल्कों की तरफ हो सकता है, बुल्गारिया और साइप्रस। क्योंकि बुल्गारिया और साइप्रस ऐसे मुल्क हैं जहां पर एक तो अमेरिकन बेसेस हैं और दूसरा इजराइल का सपोर्ट है। साइप्रस में तो बहुत सारे इजरायलियों ने जमीन खरीदी है और वहां अपने इलाके बसा लिए हैं। अब एफटी की जो रिपोर्ट्स है वो ईरान के 2 ऑफिसर्स के हवाले से ठीक यही बात कह रही है। यह रिपोर्ट कह रही है कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो बुल्गारिया और साइप्रस में अमरीकी और यूरोपियन और इजरायली जो ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला हो सकता है। आपको मैं बताऊं कि पिछले महीने बेजमेर एयरबेस है, वहां पर बुल्गारिया ने अमेरिकन जहाजों को अलाउ किया था कि वो वहां से ईंधन भर सकती हैं, वहां से फ्यूल भर सकती हैं। देखिए, लंबी दूरी से जब आना होता है, अमेरिका से आना होता है, तो कई बार उनको फ्यूल भरने की जरूरत होती है और इसके लिए एयर बेसिस की जरूरत होती है जहां पर वो अपना जहाज उतार सकें और उनके अंदर फ्यूल भर सकें। स्पेन से यही डिमांड की गई थी कि स्पेन में हम जहाज उतारें और वहां पर फ्यूल भर लें, लेकिन स्पेन ने बिल्कुल, पेड्रो सांचेज ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, ईरान पर हमले के लिए स्पेन के किसी एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बुल्गारिया ने ये इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। इसके अलावा अगर साइप्रस को आप देखेंगे तो पिछले मार्च में वहां पर एक बरतानवी सैन्य अड्डा था, ब्रिटेन का एक आर्मी का अड्डा था, जहां पर ड्रोन से अटैक हुआ था और सवाल पूछा गया था कि क्या यह अटैक ईरान ने किया है। अब पिछली बार ईरान ने अटैक किया था या फॉल्स फ्लैग था, हम नहीं जानते अभी तक, क्योंकि किसी ने दावा नहीं किया। लेकिन इस बार ईरान की तरफ से यह बयान नहीं आया है। एफटी से बात करते हुए 2 ऑफिसर्स ने कहा है कि अगर इस बार जंग शुरू होती है तो न केवल खाड़ी के मुल्कों में अमेरिकन एयर बेसिस पर हमला होगा, बल्कि बल्गारिया और साइप्रस जैसे जो मुल्क है या फिर कोई और मुल्क अगर ऐसा होगा जो अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए देगा, तो हम उसके ऊपर भी हमला करेंगे। ये बात तो मैंने कल ही आपको बता दी थी। आज जब मैं बैठा हूं तो 20 तारीख है, 20 अगस्त है। 19 अगस्त के वीडियो में मैंने ये बात आपको बताई थी कि इस बार ईरान का कहना है कि वो डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव होगा, यानी इंतजार नहीं करेगा कि पहले हमारे ऊपर अटैक हो जाए फिर हम पलटकर अटैक करेंगे, बल्कि खुद पहले अटैक कर सकता है। तो ये जो रिपोर्ट है और ये जो बल्गारिया और साइप्रस का नाम लिया गया है, ये एक चेतावनी भी हो सकती है कि आगे अगर तुमने इस्तेमाल करने दिया तो भी हमला हम कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई प्लानिंग बनाई और हमें पता चला, अगर हमारे सोर्सेज से हमें पता चला कि तुम अमेरिका की मदद करने वाले हो, तो तुम्हारे ऊपर हम सीधा अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान की जो अगली प्लानिंग है वो फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाने की है। यह भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। एफटी में जो रिपोर्ट छपी है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उससे दुनिया भर की इंटरनेट केबल्स जाती हैं जो फाइबर ऑप्टिक की बनी हुई होती हैं। अब देखिए, हम बैठे यहां हैं और आप हो सकता है कतर में बैठ के हमें सुन रहे हो, आप हो सकता है दोहा में बैठ के हमें सुन रहे हो, आप हो सकता है यूएई में बैठ के हमें सुन रहे हो, या सऊदी में बैठ के हमें सुन रहे हो, या न्यूजीलैंड में सुन रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हो। इस तरह से मैसेजेस आते रहते हैं कि हम यहाँ से सुन रहे हैं, हम वहां से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। ये बातें जो पहुंचती हैं वो इंटरनेट से पहुंचती हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए चाहिए होता है तार। अब आसमान में तो इतना बड़ा तार बिछाया नहीं जा सकता, तो समंदर में, समंदर के नीचे ये तार बिछाया जाता है और ये तार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भी गुजरते हैं। ईरान का यह कहना है कि अगर जंग हुई
तो हम इन तारों को काट देंगे, इन तारों को तबाह कर देंगे, जिससे दुनिया भर में जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब अगर ये केबल्स कटती हैं तो ये समझिए बहुत सारे टीवी चैनल, बहुत सारी चीज़ें, अमेजन जैसे बाजार और भी बहुत कुछ चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाएंगी। उनको दोबारा बनाने में महीनों महीनों का वक्त लग सकता है। तो ईरान का बहुत साफ कहना है कि आप हमें डिस्टर्ब करेंगे, आप हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे तो ठीक है, हम आपकी इकॉनमी को तबाह करेंगे। एक तरफ तेल की प्राइस बढ़ेगी, दूसरी तरफ गल्फ के अंदर आपका सामान नहीं आएगा, और तीसरी तरफ हम इंटरनेट केबल्स काट देंगे, जिससे आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। जहां तक इकोनॉमिक सैंक्शन का मामला है, एक जरूरी बयान आया है। ईरान में जो एक एनवाय रहे हैं, अमेरिका के राजदूत रहे हैं रॉबर्ट मॉली, उन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमिक डूम डे ट्रंप घोषित कर रहा है कि और ज्यादा हम सैंक्शन लगा देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि एक ईरान के ऊपर और सैंक्शन लगाना या इकोनॉमिक प्रेशर जो पैदा करना है वो एक नाकाम टैक्टिस हो सकती है, उससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया और लिखा कि अगर इकोनॉमिक दबाव काम नहीं कर रहा है, अगर इकोनॉमिक प्रेशर पहले से काम नहीं कर रहा है, तो और ज्यादा बढ़ा देने पे काम करने लगेगा। ये बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है। और उन्होंने दो चीजें और लिखी हैं। पहली ये कि ईरान की जो लीडरशिप है वो किसी भी हालत में हथियार नहीं डालेगी, और दूसरी बात कि इसका नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान जाहिर तौर पर ईरान की आम जनता को उठाना पड़ेगा। लेकिन वो ये लिखना भूल गए हैं कि ईरान की जनता को जो नुकसान होगा उसमें भागीदारी और साझेदारी अमेरिका की जनता को भी करनी पड़ेगी, और जो गल्फ नेशंस हैं उनकी आवाम को भी उसमें हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। उनको भी दुनिया भर की मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। जैसे जैसे तेल का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे अमेरिका में प्रॉब्लम बढ़ेगी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जितने दिनों तक बंद रहेगा, इकॉनमी डिस्टर्ब इसलिए होगी क्योंकि जहाज ना आ पाएंगे, ना जा पाएंगे, और गल्फ को जरूरी है कि वो अपना तेल दुनिया के मार्केट में बेचता रहे, जिससे पैसा आए, और साथ में दुनिया भर से पीने के पानी से लेकर और भी बहुत सारी खाने की चीजें, सब्जियां, मीट, ये सारा कुछ आता रहे ताकि उनकी दाल रोटी चलती रहे। उनके लिए भी ये दिक्कत है कि अपने खाने की चीजें खुद पैदा नहीं करते। इसलिए अगर ये जंग बढ़ती है और ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता है तो इससे ईरान के साथ साथ बाकियों के लिए भी और ज्यादा दिक्कत होगी। दरअसल ट्रंप को यह लगता है कि इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाकर ईरान को झुकाया जा सकता है। उसने एक और धमकी दी है और उसने कहा है कि जो भी मुल्क अपने बैंक, अपनी कंपनीज, अपने हवाई अड्डे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जरिए ईरान को किसी भी तरह की मदद करेगा, उसको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, उसके ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे। अरागची ने इसका जवाब दिया और कहा कि दरअसल अमेरिका में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे ध्यान हटाने के लिए दूसरे देशों पर जो इस तरह की बात ट्रंप कर रहा है वो एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है। यह अपने आप में टेररिज्म है, इकोनॉमिक टेररिज्म है, जिसमें आप इकोनॉमिक तरीके ऐसे अपनाते हैं जिससे देशों को तबाह और बर्बाद किया जाए। इसके अलावा ये सोच रहा है ट्रंप, लगातार ये सोच रहा है कि यूएई की हेल्प लेकर ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। आपको याद होगा यूएई के ऊपर 3 मिसाइलें गिरी थी, 2 मिसाइलें गिरी थी बेसिकली। एक मिसाइल यूएई के टेरिटोरियल वाटर में गिरी थी और एक उसके बाहर गिरी थी। यूएई ने तुरंत ईरान के ऊपर दबाव बनाया था, तुरंत ईरान के ऊपर आरोप लगाया था और कहा था हम ईरान से सारे तिजारती रिश्ते तर्क कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ईरान ने तुरंत कहा था कि हमने यह हमला नहीं किया है, और यह सवाल मैंने उठाया था कि यह हमला कहीं फॉल्स फ्लैग तो नहीं। अब यह समझ में आ रहा है कि यह फॉल्स फ्लैग ही था। इजराइल ने हमला किया होगा या अमेरिका ने हमला किया होगा और दुबई को बताकर यह हमला किया होगा, अबू धाबी को बताकर यह हमला किया होगा, ताकि यूएई को यह बहाना मिल जाए कि वो ईरान के साथ अपने तिजारती रिश्ते खत्म कर ले। तो ट्रंप की सारी कोशिश और सारी टैक्टिस इतनी ही है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि ईरानी हमारे सामने झुके जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। ईरानी कहीं आपके सामने नहीं झुक रहे हैं बातचीत करने के लिए। उसके बाद कहता है हमारी आर्मी इतनी मजबूत है कि ईरान की सारी नेवी, सारा एयरफोर्स और सारी आर्मी को हमने खत्म कर दिया है। तो लोग सवाल पूछते हैं कि अगर ये सब हो चुका है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुल रहा है? फिर कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अमेरिकन टेरिटरी है, उसके ऊपर हमारा कब्जा है। तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कब्जा है तो तुम्हारे जहाज क्यों नहीं निकल पा रहे हैं वहां से?
यानी झूठ, बकवास, ये सारी चीजें लगातार किया जा रहा है। और उसके ये समझ में आ गया है कि आर्मी की मदद से ईरान को हरा पाना नामुमकिन है। आप बम गिराएंगे तो आपके लोग भी मारे जाएंगे, आप मिसाइलें छोड़ेंगे तो आपके अड्डों पर भी मिसाइलें गिरेंगी, आप ड्रोन चलाएंगे तो वहां से भी ड्रोन चलेंगे और आपकी जो मिसाइलें लगी हुई हैं, डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, ये सारा कुछ तबाह होगा, आपके जहाज तबाह होंगे। और अगर ईरान की जमीन पर पैर रखेंगे तो इतनी लाशें उठेंगी जिनको ले जाते आप थक जाएंगे। ये बात ट्रंप के समझ में आ गई है। अपने वर्ल्ड पावर होने का जो एक मुगालता था, जो घमंड था, वो पूरी तरह से टूटते हुए देख रहा है ट्रंप। तो अब उसके पास एक ही रास्ता है कि किसी भी तरह से ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन बढ़ाते चले जाओ, लगातार ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाते चले जाओ और ईरान दब कर झुक जाएगा, टूट जाएगा, कहेगा ठीक है भाई, जो कहो वो कर ले। लेकिन 40 साल से लगातार इकोनॉमिक सैंक्शन जब काम नहीं कर पाए तो अब इकोनॉमिक सैंक्शन काम करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। ईरान ने भी बहुत सारे रास्ते ढूंढ के रखे हैं। मैंने आपको बताया, इंटरनेट केबल काटने से लेकर गल्फ नेशंस में जो अमेरिकी प्रॉपर्टीज हैं उन पर हमला करने तक वो तैयार बैठा हुआ है टिट फॉर टैट के लिए। ये जितना प्रेशर बढ़ाएंगे ईरान उतने ज्यादा और नए नए तरीके अपनाता जाएगा। उसने खाड़ी मुल्कों को धमकी भी दी है। उसने बहुत साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल की अगर तुम मदद करोगे तो हम सीधे तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। दरअसल यूएई ने जब ईरान के साथ अपने इकोनॉमिक रिश्ते तर्क कर लिए, तिजारती रिश्ते तर्क कर लिए, उसके थोड़ी देर बाद ईरान आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं अली अब्दुल्लाही, उनका एक बयान आया कि अगर अमेरिका की आर्मी की जो कार्रवाई है उसमें किसी भी तरह का साथ दिया जाता है, किसी भी तरह की मदद की जाती है, कोई भी कंट्री हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर हमला करेंगे। ये यूएई के लिए सीधे है। दरअसल वो कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग का फायदा उठाकर तुमने जो ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया है, जो ये तिजारती रिश्ते तर्क किए हैं हमसे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अमेरिका के कहने से किए गए हैं और तुमको इसके नतायज भुगतने पड़ेंगे। ये इस पूरे बयान का मानी है। उन्होंने कहा कि यह पॉसिबल नहीं लगता कि इतने सारे अमेरिकी जहाज और खास तौर पर ऐसे जहाज जिनमें फ्यूल की जरूरत होती है, वो ये जो गल्फ के नेशंस हैं इनको जानकारी दिए बिना मौजूद हैं। कहने का मतलब ये कि अगर उनको फ्यूल भरवाना है तो जाहिर है कि यूएई या सऊदी या इस तरह के जितने भी कुवैत, बहरीन, इस तरह के जो गल्फ नेशंस हैं, इन्हीं के यहां से अमेरिका फ्यूल भरवा रहा है। तो जाहिर है कि आप इस तरह से अमेरिका की मदद कर रहे हो और हम आपके ऊपर हमला करेंगे अगर आप ईरान की मदद करते रहोगे। तो सारा मामला बेहद उलझा हुआ है। ईरान को झुकाने की हर तरह की कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं और ट्रंप के समझ में ये नहीं आ रहा है कि आगे वो क्या करे। उधर तुर्की और इजराइल का जो मामला हुआ था, जिसमें सीरिया के एक एयरबेस पर हमला हुआ था और इजराइल ने कहा था कि यहां तुर्की अपनी आर्मी भेजने वाला है, उसको लेकर तुर्की का बयान आया है कि इजराइल को ऐसे तरीके अपनाना छोड़ना होगा वरना वो उसके लिए भारी पड़ेंगे और इंटरनेशनल कानून का सम्मान करना होगा, उसकी इज्जत करनी होगी। बहुत सीधा सा मामला है कि तुर्की ने इजराइल को यह समझाइश दी है कि अगर सीरिया पर आगे हमले होते हैं तो इसका नतीजा काफी बुरा हो सकता। तो जाहिर है वहां भी टेंशन घटने की जगह बढ़ ही रही है। ईरान के साथ टेंशन लगातार बढ़ ही रही है। अब आगे क्या होगा ये जानता कोई नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर कभी भी किसी भी तरह की लड़ाई शुरू हो सकती है। और इस बार जो लड़ाई होगी, जैसा कि ईरानी लगातार कह रहे हैं कि जंग हो जाए, लेकिन फैसला कुन जंग हो जाए ताकि उसके बाद किसी जंग के लिए कोई जगह ना बचे, तो वो लड़ाई बेहद खतरनाक होगी। जब जो जैसा होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।